नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और टारगेट प्रीलिम्स 2024 के पहले सेशन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो प्री का एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और यहाँ पर जो है हमारी कोशिश ये है कि जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं उनको जो है आपको रिवाइज करा दिया जाए ताकि वो कंसेप्ट वो टॉपिक आप अपने ध्यान में रखें। तो शुरू करते हैं आज के सत्र को। और यहाँ पर जो आज का हमारा जो पहला सेशन है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि संविधान के कुछ बेसिक कंसेप्ट उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल ड्यूटी है, यहाँ से भी आप देखोगे कि हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो पिछले 12 महीने का करेंट अफेयर्स भी हमने यहाँ पर लिया है और जो बेसिक कंसेप्ट है उसको भी हमने यहाँ पर लिया है और दोनों को मिला करके आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सत्र को। और यहाँ पर अगर हम देखें पहले क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की आवश्यकता को प्रमुख रूप से दर्शाता है। देखिए, अगर हम आपके प्रीलिम्स एग्जाम को देखें, प्रारंभिक परीक्षा को देखें, तो आप देखोगे कि बार बार जो है इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछता रहा है, क्योंकि जो बेसिक है, क्या आप समझते हैं या नहीं कि हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है, जो बेसिक चीज़ है एकदम, यहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बनाए गए हैं। और उसी पर आधारित एक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की आवश्यकता को प्रमुख रूप से दर्शाता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, संविधान ये तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सी क्या है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। और डी क्या है, समाज के सदस्यों के मध्य विश्वास जगाने के लिए। तो जब हम बात करते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जब आप संविधान पढ़ रहे हैं तो आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। अगर आप देखोगे तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन आपको लगेंगे कि सही है, लेकिन जो सबसे सुटेबल, जो प्रमुख रूप से दर्शा रहा है कि आखिर क्यों हमें संविधान की आवश्यकता है, वो क्या है, जो हमारे देश में सरकारें होती हैं, संविधान हमें ये बताता है कि आखिर शक्ति किसके पास होगी, कितनी शक्ति किसके पास होगी और उस शक्ति की सीमा क्या है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे देश का भी संविधान जो है वो क्या करता है, सरकारों को क्या अधिकार प्राप्त हैं, क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं और उसकी सीमा को जो है वो क्या करता है, तय करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, वो क्या होगा इसका सुटेबल आंसर। और आप देखोगे, अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन को उठा करके देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि इस कंसेप्ट पर जो है अलग अलग तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या होने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएँ हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है संसदीय प्रणाली को बनाया गया। और अगर हम यहाँ पर 4 कथनों को देखें, अच्छा यहाँ से पूछा क्या जा रहा है कि सही कूट का चयन कीजिए। तो अगर हम देखते हैं सभी कथनों को, तो यहाँ पर कथन नंबर 1 क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही है। जब हम संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो उसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद यहाँ की, यानी कि हम लोग कार्यपालिका से इसको डिनोट कर सकते हैं, वो क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये इसकी क्या है, विशेषता है। तो एक तो यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो आप देखोगे कि अगर एक सही है तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। आइए देख लेते हैं दूसरा क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। देखिए, याद रखिए, बार बार आप पढ़ते होंगे कि जो संसदीय प्रणाली है
और दूसरा क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम लोग यूएस को मानते हैं आइडियल। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए, जब हम बात करते हैं जो संसदीय प्रणाली है और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है उनके बीच में डिफरेंस की, तो आपने क्या देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो कार्यपालिका होती है, जो विधायिका होती है और जो न्यायपालिका है, उसके बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। एक्चुअली में जो संसदीय प्रणाली है, अगर आप भारत में भी देखो तो क्या है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध है। आप देखते होंगे कि जो मंत्री होता है वो सदन में भी बैठता है, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर उसकी पार्टी का शासन में है, अगर वो पार्टी शासन में है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मंत्री का पद भी धारण करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्चुअली में संसदीय प्रणाली में आपको देखने को क्या मिलता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से किसकी विशेषता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली की क्या है, विशेषता है। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन तो यहाँ पर ये होगा नहीं। तीसरा देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा नहीं है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर बी भी एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर जो है एक तरीके से देखा जाए तो डी भी एलिमिनेट हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है तीसरे और चौथे कथन को भी जरूर देखेंगे। तीसरा कथन क्या है, मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। बिल्कुल अभी हमने चर्चा की कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। यानी कि जो मंत्री है वो सदन का, संसद का जो है क्या होता है, मेंबर होता है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, तो दोनों के बीच में संबंध है। इसी कारण तो मैंने कहा कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। यहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन आपको देखने को नहीं मिलता है। ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, अध्यक्षात्मक प्रणाली में। तो बी 2 नंबर यहाँ पर गलत हुआ, लेकिन सी नंबर यहाँ पर क्या है आपका सही है, क्योंकि तीसरा कथन क्या कह रहा है कि मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। तो तीसरा यहाँ पर क्या है, सही है। देख लेते हैं चौथे को भी, चौथा आखिर क्यों गलत हो रहा है। चौथे में क्या लिखा हुआ है कि शासन की प्रकृति अस्थायी होती है। ये भी एक तरीके से अगर आप देखोगे तो अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उसकी विशेषता है। हम ये मानते हैं कि जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें सरकारें जो है उतनी स्टेबल नहीं होती। आप देखो हमारे देश में भी 5 साल का टर्म जरूर होता है लोकसभा का, लेकिन उससे पहले भी आप देखोगे कि लोकसभा जो है विघटित हो जाती है। तो यहाँ पर शासन की प्रकृति अस्थायी नहीं होती है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है शासन की प्रगति स्थायी होती है, ये एक तरीके से अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, ये तो इसका दोष है, किसका, संसदीय प्रणाली का, कि यहाँ पर अस्थायी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसका आंसर, ये कथन जो है वो गलत है, ये संसदीय प्रणाली की विशेषता में नहीं आता। तो यहाँ पर आंसर क्या निकला, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार जो है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हैं। तो थोड़ा सा जो है आप क्या करेंगे, जो संसदीय प्रणाली है और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, दोनों की विशेषताएं यानी कि दोनों के गुण और दोनों के दोष क्या है, उसको एक बार जरूर रिवाइज करके जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूपीएससी के द्वारा कुछ बेसिक कंसेप्ट से जो है क्वेश्चन हर साल जो है पूछे जाते रहे हैं, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि आप हमारी राजव्यवस्था जो है उसके बारे में समझें कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है उसको क्यों अपनाया गया, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं, क्या उसके दोष हैं। ठीक है, तो इसको जो है आपको जरूर ध्यान में रखना है, एग्जाम में जाने से पहले ये क्लियर आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, संवैधानिक नैतिकता, बार बार इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, संवैधानिक नैतिकता को संविधान में परिभाषित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला कथन है वो अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि आप पूरे संविधान को भी पढ़ लेंगे तो आपको कहीं पर भी संवैधानिक नैतिकता शब्द को आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो संवैधानिक नैतिकता एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी
जिसकी परिभाषा जो है हमारे संविधान में नहीं दी गई। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है ना, मूलभूत जो ढांचे का सिद्धांत है, तो संविधान का मूलभूत ढांचा क्या, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया। उसी तरीके से आप देखोगे संवैधानिक नैतिकता को भी संविधान के अंदर कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये पहला कथन तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, गलत। अगर आप देखोगे दूसरा कथन क्या है, संवैधानिक नैतिकता संविधान के सिद्धांतों, मूल्यों और भावना को संदर्भित करती है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं, देखिए संवैधानिक नैतिकता शब्द का भारत में पहली बार प्रयोग किसने किया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने संविधान सभा की बैठक में जो है जो संवैधानिक नैतिकता शब्द का क्या किया, उपयोग किया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, संवैधानिक नैतिकता का मतलब क्या है, जो हमारे संविधान में अंतर्निहित जो मूल्य हैं, जो संविधान की भावना है, वहीं से जो है संवैधानिक नैतिकता का क्या होता है, शुरुआत होता है। तो जो भावना है, जो संविधान के सिद्धांत हैं, वहीं से जो है संवैधानिक नैतिकता निकल करके आती है। जैसे समानता, स्वतंत्रता, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, संवैधानिक नैतिकता से निकल करके आती हैं और वो संविधान के सिद्धांतों में अंतर्निहित हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दूसरा कथन क्या है, सही है। अच्छा, पहला कथन गलत था तो हम एलिमिनेट करके आंसर ला सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसके तीसरे स्टेटमेंट को भी देखेंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, जब संविधान किसी विषय में मौन होता है तब संवैधानिक नैतिकता उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितना स्वयं संविधान। आप देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं तो न्यायालयों के द्वारा जो है संवैधानिक नैतिकता का जो उपयोग जो है कई सारे मामलों में किया गया। जैसे आप देखोगे सबरीमाला का जो केस था, सबरीमाला के केस में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं देना, ये एक तरीके से हमारे संविधान की भावना है। और जिसके आधार पर जो है सबरीमाला का जो केस था उसमें जो है महिलाओं को जो है मंदिर में जाने की जो छूट है वो प्रदान की गई। इसके अलावा आप देखोगे कि केशवन भारती का केस था, वहाँ पर भी बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है उसको सामने रखा गया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जो है आप देखोगे, या फिर आप देखो कि अनुच्छेद जो 21 है जिसको कि दायरे को बहुत बढ़ाया गया, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो निजता का अधिकार, तो निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी की हम बात कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है वो कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब हम गरिमापूर्ण जीवन की बात करते हैं तो उसमें अंतर्निहित है। जब हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये उसमें अंतर्निहित है कि जब तक किसी व्यक्ति को निजता का अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक जो है हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये उसमें अंतर्निहित चीजें हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिस विषय पर संविधान मौन होता है वहां पर जो है आप देखोगे संवैधानिक नैतिकता उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितना कि संविधान। बिल्कुल क्या है, ये सही कथन है। तो आप देखोगे कि जो दूसरा और तीसरा कथन है वो संवैधानिक नैतिकता से जुड़ा हुआ, जो कि सही है, लेकिन पहला कथन आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। संविधान में कहीं पर भी संवैधानिक नैतिकता को डिफाइन नहीं किया गया है। ये समझने की क्या है, बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसे एलिमेंट भी करते तो ए एलिमेंट होता है ना, सी बी होता और डी होता, सी यहाँ पर बच जाता, जो कि क्या है इसका आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं शुरुआत में जो कि बेसिक हैं इंडियन पॉलिटी के लिए, और जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। अगर आप पिछले साल का भी क्वेश्चन देखोगे तो शुरुआत में ही एक सिद्धांत को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। थोड़ा सा जो है मौलिक अधिकार, मैंने बोला कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है, और जो शुरुआती हमारे चैप्टर हैं इंडियन पॉलिटी के, वहाँ से हमेशा बेसिक क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते रहे हैं। और इसी तरह का एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, और वो क्या है कि हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। एक तो मैंने पहला क्वेश्चन क्या दिया था, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, बहुत बेसिक चीज़ है, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसी तरीके से जो एक और क्वेश्चन है कि हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, और यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और आप देखोगे पहला ऑप्शन क्या है, नागरिकों पर सरकारी नियंत्रण की सीमा और मनमानी सरकारी कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण के लिए। बी क्या है, देश की एकता के लिए। सी क्या है, सामूहिक विकास के लिए। डी क्या है, आर्थिक विकास के लिए। देखिए, जैसे हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की हमें आवश्यकता क्यों है,
मौलिक अधिकार जो है एक तरीके से सरकार पर एक सीमा बनाते हैं, एक सीमा डालते हैं कि वो हमारे नागरिकों पर, जो हमारे नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उन पर आर्बिट्रेरी कार्रवाई यानी कि जो मनमानी सरकारी कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकती। जैसे आपको बोलने का अधिकार दिया गया या फिर जीवन का अधिकार दिया गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, तो आप क्या देख रहे हैं कि वो एक तरीके से सरकार पर सीमा लगा रही है ना, कि आप एक हद से ज़्यादा जाकर के जो है इन अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते या फिर आप मनमानी कार्रवाई जो है नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, वहाँ पर आप देखोगे फंडामेंटल राइट के चैप्टर में अधिकारों के साथ साथ उन बातों की भी चर्चा की गई है कि आखिर किसके आधार पर सरकार जो है इन मौलिक अधिकारों पर जो है उचित प्रतिबंध लगा सकती है। मैंने नाम क्या लिया? उचित प्रतिबंध का, है ना। तो जब उचित बात आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती। अगर सरकार फंडामेंटल राइट को दबाने का काम करेगी, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने का काम करेगी, तो कार्रवाई उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं। तो उचित अनुचित का जब शब्द जहां पर आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि मनमानी सरकारी कार्रवाई से हमें क्या प्रदान करता है? ये सुरक्षा। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो सरकारी नियंत्रण, नागरिकों पर सरकारी नियंत्रण की सीमा भी तय करती है, और जो मनमानी सरकारी कार्रवाई है उसके खिलाफ हमें क्या प्रदान करती है? संरक्षण प्रदान करती है। यानी कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? इसका सही उत्तर है। बहुत बेसिक चीज है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। और इस क्वेश्चन को आप देखोगे पिछले 10 साल के क्वेश्चन, 12 साल के क्वेश्चन हर बार जो है यूपीएससी ने घुमा फिरा करके आपके सामने रखा है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। बात की बात तो दूर है कि आप कितना मौलिक अधिकारों को पढ़ा है आपने, लेकिन मौलिक अधिकारों की हमें आवश्यकता क्यों? ये बहुत ही बेसिक चीज है जिसको कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और इसीलिए बार बार जो है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, चुनाव का मौसम है, इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा में भी ऐसे टॉपिक की भरमार हो सकती है, ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि चुनावी प्रक्रिया से या फिर चुनाव से जुड़े हुए हों। नेक्स्ट सेशन में हम लोग काफ़ी कुछ जो है इसके बारे में भी मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, कौन सा अधिकार आपका लीगल राइट है, कानूनी अधिकार। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखता है कौन? यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? और यहाँ पर ऑप्शन क्या है? मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कानूनी अधिकार और प्राकृतिक अधिकार, यानी कि नेचुरल राइट। अगर हम मानव मतदान के अधिकार की बात करें, वोट देने के अधिकार की बात करें, तो वो कैसा अधिकार है? आप देखोगे एक केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। 2006 में जो है कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ का जो मामला था, यहाँ पर जो है 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने साफ साफ ये कहा था कि जो वोट देने का अधिकार है, यानी कि मतदान करने का जो अधिकार है, वो एक तरीके से क्या है? स्टैट्यूटरी राइट है, यानी कि कानूनी अधिकार है। क्यों है? क्योंकि सरकार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, वहां पर सरकार ने ये तय कर रखा है कि कौन व्यक्ति मतदान कर सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है ना। यहीं पर सरकार जो है इस बात की भी चर्चा करती है कि किस आधार पर आपको मतदान करने से रोका भी जा सकता है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कानूनी रूप से ये अधिकार आपको दिया गया, और कानूनी रूप से जो है इस पर सरकारें क्या कर सकती हैं? कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? एक तरीके से लीगल राइट कह सकते हैं, कानूनी अधिकार। तो यहाँ पर जो सुटेबल जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार तो है नहीं। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में अधिकार दिए गए हैं उन्हें ही हम सिर्फ क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मानवाधिकारों की संख्या भी हम नहीं दे सकते हैं, और प्राकृतिक अधिकार तो ये है नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका आंसर क्या होगा? सी, कानूनी अधिकार। तो इस जजमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को कभी कभी मिल जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है?
और यहाँ पर आपको 3 कथन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट का चयन कीजिए। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत के संविधान की बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव काफी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना क्या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी संरचना का हिस्सा है या नहीं है, देख लेते हैं। यहां पर आप देखोगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को आपको ध्यान में रखना है। केस का नाम क्या है, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मामला, जो कि 1975 में इस पर जजमेंट आया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है, ठीक है। अब यहां पर जो है आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में ये साफ साफ कहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक तरीके से क्या है, जो भारत की संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक तरीके से बुनियादी संरचना का हिस्सा है। आप सभी जानते हैं केशवानंद भारती का मामला, और यहाँ पर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो मूल बुनियादी संरचना का जो सिद्धांत है उसको जो है सामने रखा गया। और यहाँ पर ये कहा गया कि जो सरकार है, जो संसद है, वो संविधान के किसी भाग में परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन वो कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे उद्देश्य, कुछ ऐसी भावनाएं हैं संविधान की, उसको जो है बदल नहीं सकती, जिसको हम क्या कहते हैं, बुनियादी सिद्धांत, बुनियादी संरचना या फिर बुनियादी गुण आप बोल सकते हैं हमारे संविधान का। उसमें से एक क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी संरचना है संविधान की, उसको डिफाइन करने का क्या किया है, प्रयास किया है। और इस मामले में जो है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के मामले में जो आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे, ये जो है एक तरीके से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पहला कथन है वो तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 को। वो क्या है, कोई भी व्यक्ति जो जेल में बंद है या पुलिस की वैध हिरासत में है, चुनाव में मतदान नहीं कर सकता। ये कथन यहाँ पर कहा गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि लीगल राइट है, यहाँ पर आप क्या है कि सरकार इस बात को तय करती है इस कानून के माध्यम से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, कि आखिर कौन एलिजिबल होगा मतदान करने के लिए और किन मामलों में जो है आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप मतदान नहीं दे सकते। और आप देखोगे कि जो आरपी एक्ट है यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसकी धारा 62 और उसकी धारा 62 का उपखंड 5, ये क्या है, उपखंड 5, ये जो है मतदान के अधिकार पर प्रतिबंधों का आधार के बारे में बातें करता है। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान नहीं करेगा जो जेल में बंद है या पुलिस की वैध हिरासत में है, यानी कि कैदियों को जो है मतदान का अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर अगर इसके आधार पर देखा जाए तो जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो भी क्या है, आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 को। क्या है, जमानत पर रिहा किए गए लोगों को वोट देने की अनुमति दी गई है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो जेल में बंद हैं, चाहे वो विचाराधीन कैदी ही क्यों ना हो, उन्हें जो है वोट देने का अधिकार नहीं है, वो निकल करके वोट नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसको जो है बेल मिल चुका है, जो बाहर है, तो बेल मिल चुका है, इसका मतलब है कि वो जितने भी अधिकार उसको बाहर मिले हैं उसका वो उपयोग कर सकता है ना। उसके लिए कुछ कंडीशन हो सकती है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आपको ध्यान में रखना है कि जमानत पर जो रिहा किए गए लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट देने की अनुमति उनको है, वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी क्या है, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि अधिकारों से जुड़े हुए हैं, जो कि फंडामेंटल राइट में भी है, बेसिक स्ट्रक्चर में भी इससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने जो है यूपीएससी रख सकता है। तो थोड़ा सा जो है इसके बारे में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर जो है आपको
3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है सही कूट का चयन कीजिए। देख लेते हैं सारे कथनों को। यहाँ पर क्या है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से सार्वजनिक व्यवस्था को अनुच्छेद 19(2) में शामिल किया गया। अनुच्छेद 19 का जो दूसरा भाग है उसमें शामिल किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 19 का जो दूसरा भाग है वो किस पर बातें करता है। वो बातें करता है कि अनुच्छेद 19(1)(a) में यानी कि वाक्य और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी आपको दी गई है उस पर किस आधार पर जो है संसद के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा जो है उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो उन आधारों की चर्चा की गई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट में आपको ध्यान में रखना है कि जिन आधारों की चर्चा संविधान में है उन आधारों के अलावा किसी और आधार पर जो है आप फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तभी तो कहा जाता है कि ये सरकारों पर एक तरीके से सीमा जो है तय करता है कि सरकारें मनमानी अपनी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 19(2) में उन आधारों की चर्चा की गई है कि आखिर किस आधार पर जो सरकारें हैं वो फंडामेंटल राइट पर जो है थोड़ी बहुत जो अगर वो चाहें तो प्रतिबंध लगा सकती हैं। और वहाँ पर आप देखोगे कि जो सार्वजनिक व्यवस्था शब्द था जो था ये वहाँ पर शुरुआत में नहीं था और फर्स्ट जो संविधान संशोधन किया गया उसमें इस शब्द को इसमें जोड़ा गया। ये बिल्कुल क्या है, सत्य है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है, कभी भी पूछा जाएगा। और करंट अफेयर्स में देखोगे तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे जुड़ा हुआ कई सारा न्यूज़ जो है पिछले 12 महीने में आपने देखा होगा। तो करेंट अफेयर्स को अपने मूल सब्जेक्ट से जोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला कथन क्या है आपका, बिल्कुल सही। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हो रही है उसे जो है अनुच्छेद 19(1)(a) में यानी कि वाक्य और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, उसमें विशेष रूप से उसका उल्लेख नहीं किया गया। मैंने क्या कहा था, संवैधानिक नैतिकता, और मैंने उसमें क्या बताया था कि कुछ अंतर्निहित उद्देश्य हैं, मूल्य हैं और भावनाएं हैं, वहीं से संवैधानिक नैतिकता का जन्म होता है। आप देखोगे कि जरूर ये बात है, जब अगर आप 19(1)(a) को पढ़ोगे तो वहाँ पर उससे यही लिखा गया ना कि हमारे देश के नागरिकों को वाक्य और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार होगा और वाक्य का मतलब क्या है, अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, इसको लेकर के वहाँ पे चर्चा है। कहीं पर भी आप देखोगे हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता होगी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। लेकिन जब हम वाक्य और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो आप अपने आप को अभिव्यक्त कहाँ करोगे। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पत्रिका के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहते होंगे, है ना, अपने लेख लिखना चाहते होंगे। तो आप देखोगे कि जो प्रेस की स्वतंत्रता शब्द है जरूर वो जो है 19(1)(a) में कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इसी के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो जरूर आपको ध्यान रखना है, इसका उल्लेख तो बिल्कुल भी नहीं किया गया, यानी कि ये कथन भी यहाँ पर अपने आप में क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, न्यायालय के पास मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध की तर्क संगतता की समीक्षा करने और उचित नहीं होने पर उसे रद्द करने की शक्ति है। बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे पास है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा एक तरीके से अधिकार है, यानी कि अगर मान लीजिए सरकार मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाती है, ऐसा कोई कानून वो क्या करती है, संसद से पारित करती है, और हमें लगता है कि जिस आधार पर यहाँ पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है वो तर्क संगत नहीं है। क्योंकि अगर सरकार कोई काम कर रही है, फंडामेंटल राइट पर कोई प्रतिबंध लगाने का काम कर रही है, तो उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए, क्या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वो कर रही है, और तर्क जो है वो उचित होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप तर्क तो कर सकते हैं लेकिन तर्क उचित है या नहीं ये कौन तय करेगा, न्यायालय तय करेगा। आप न्यायालय जा सकते हैं और अगर न्यायालय को ये लगता है कि जो सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है वो अनुचित है,
वो फंडामेंटल राइट की शक्ति को कम करता है, या फिर जो आधार दिए गए हैं जिसकी चर्चा की गई है खुद फंडामेंटल राइट में, उन आधारों के अलावा कोई और आधार है तो आप देखोगे, या फिर जो तर्क सरकार दे रही है वो उचित उसको नहीं लगता है न्यायालय को, तो यहाँ पर न्यायालय क्या कर सकता है, उसको शून्य घोषित कर सकता है, रद्द कर सकता है। ये अधिकार जरूर किसके पास है, न्यायालय के पास है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तीसरा कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। और यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर क्या होगा आपका, तीनों के तीनों कथन सही हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसके बेसिक्स की। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है लगातार आपसे पूछे जाते रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम में और पूछे जाते रहेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि अब 1 महीने का समय बचा हुआ है और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, जो भी पैटर्न है उसको समझ करके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है अपने आपको रिवाइज करने होंगे इस लास्ट 1 महीने में। तो यही जो है मैंने कोशिश की है कुछ मूलभूत बातों को आपके सामने रखा जाए भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि न्यायिक निर्णयों के द्वारा बहुत सारे मौलिक अधिकारों का जो दायरा है उसको बढ़ाया गया। अभी हाल ही फिलहाल में आपने क्या देखा कि जो जलवायु परिवर्तन होता है उससे जो प्रतिकूल प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं उससे बचाव का भी हमारे पास क्या है, अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे को बढ़ा करके हम इसको उसके दायरे के अंदर वो लेकर के आया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर उसी तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बनाया है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, सही कूट का आपको चयन करना है। क्या है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पर ऐड करिए, प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैंने क्या कहा, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से आप देखोगे कि जो आर्टिकल 21 है उसका काफी विस्तार किया गया, कुछ अधिकारों की व्याख्या भी की गई। तो आप देखोगे स्वच्छ वातावरण रहने का अधिकार क्या हमारा नागरिकों का मूल अधिकार है या नहीं है। तो आप सभी जानते हैं MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला, इसमें साफ साफ जो है न्यायालय ने कहा कि जब हम बात करते हैं जीवन जीने के अधिकार की, बशर्ते पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम जीवन के अधिकार की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो न्यायालय का क्या कहना था कि जीवन का अधिकार नहीं बल्कि हमारे पास जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और जब हम गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे अधिकार इसके अंतर्निहित आ जाते हैं। तो MC मेहता का केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है और आजकल तो जलवायु परिवर्तन का चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखोगे कि MC मेहता का केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। अभी अभी जो है हमने देखा कि कई सारे मामलों में जो है करंट अफेयर्स में इस केस की चर्चा की गई। तो MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में 1986 में यहाँ पर जो आया था निर्णय, उसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का क्या है, एक तरीके से मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये इसके बिना जो है गरिमापूर्ण जीवन जो है आप नहीं जी सकते। क्योंकि अगर वातावरण स्वच्छ नहीं होगा, आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होंगी, तो आप कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखोगे कि पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ का मामला अभी हाल फिलहाल का मामला है और यहाँ पर आपने देखा कि राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल जो 21 है उसके दायरे को बढ़ाया गया और कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी, अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें राइट टू प्राइवेसी भी अंतर्निहित है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी सही है। तीसरा क्या है, जीवन जीने के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। जीवन जीने के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। तो आप देखोगे कि ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एवं अन्य का जो मामला है, जिसको हम लोग फुटपाथ डेवलपर केस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर भी न्यायालय ने यही बात कही कि जब हम जीवन जीने के अधिकार की बात करते हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात करते हैं, तो जब तक लोगों के पास आजीविका का आधार नहीं होगा, जब तक वो उनके पास नौकरी नहीं होगी, उनके पास रोजगार नहीं होगा, वो किस तरीके से गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी पाएंगे।
एक रोजगार होना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए कहा गया कि जो आजीविका का अधिकार जो है वो क्या है, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्निहित है, उसी में क्या है, समाहित है। तो देखिए अनुच्छेद जब 21 को हम पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह के जो न्यायिक निर्णय हैं उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया। और हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो अनुच्छेद 19 और 21 काफी इंपॉर्टेंट तरीके से कई मामलों में जो है चर्चा का विषय बने रहे हैं, है ना। तो ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, इसको आप लोग जरूर देख करके जाएंगे। जो अलग अलग केसेस हैं उसको समझना बहुत जरूरी है ना, जब हम फंडामेंटल राइट में और खास करके आर्टिकल 21 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखोगे कि तीसरा कथन भी क्या है, सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका अगर आप देखोगे तो आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों कथन क्या है, यहाँ पर सही है। तो यही है कि कुछ बेसिक चीजों को आपको अब क्या कर लेना होगा, देखना होगा। कुछ और इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है। जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, उसका जो विस्तार किया गया उसको समझने के लिए जरूरी है, वो आपको ध्यान में रहने चाहिए। और इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपके सामने है। एक तरफ क्या है, न्यायिक मामले, और दूसरी तरफ है अधिकार। ठीक है, यहाँ पर 4 आपको पॉइंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है मतलब कि कौन सा कथन क्या है, सुमेलित है ना। तो क्या है देख लेते हैं। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अभी मैंने कहा कि यहाँ पर जो है आजीविका का अधिकार लोगों को दिया गया, उसे जो है जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत पाया गया। ठीक है, बिल्कुल ये क्या है, सुमेलित है। दूसरा क्या है, पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ का मामला। मैंने अभी आपको बताया कि जो पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ का जो मामला था उसमें राइट टू प्राइवेसी यानी कि जो निजता का अधिकार है उसको हमें दिया गया, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित क्या है, नहीं है। तो यहां पर जो है आप देखोगे 2 को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस। थर्ड क्या है आपका देखोगे कि क्या है, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ का मामला। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ का मामला, ये जो मामला था इसमें जो है आप देखोगे जो प्रतिष्ठा का अधिकार है, जब हम बात करते हैं ना जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रतिष्ठा भी बहुत ही जरूरी होती है। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ का जो मामला था उसमें मानहानि का पूरा जो केस था, और यहाँ पर जो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे देश के लोगों को प्रतिष्ठा का भी अधिकार है, यानी कि कोई व्यक्ति आकर के किसी को चोर कह दे, किसी को भ्रष्टाचारी कह दे, आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना, नहीं तो मानहानि का दावा आप कर सकते हैं। तो प्रतिष्ठा का जो है आपके पास अधिकार है, और ये अधिकार भी कहीं ना कहीं गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो 21 के दायरे को और बढ़ाया गया और वहां पर प्रतिष्ठा के अधिकार को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। किस केस में, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के मामले के केस में। तो तीसरा भी क्या है आपका, सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिया गया है निजता का अधिकार। चौथा सुमेलित है, आप सभी जानते हैं MC मेहता, यहाँ पर स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, ये बात जो है यहाँ पर न्यायालय ने कही। तो 1 और 4 आप देखोगे क्या है, यहाँ पर सुमेलित है। दूसरा और तीसरा कथन जो है सुमेलित नहीं है। आंसर क्या निकल के आया आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 4। तो जो भी इंपॉर्टेंट केसेस है ना, जो कि आपको आर्टिकल 21 के दायरे का जो विस्तार किया गया उसको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, उसको आप जरूर क्या करेंगे, एक बार पढ़ करके जाएंगे एग्जाम में। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो बस मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किन किन चीजों पर आपको इस अंतिम समय में जो है फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहां भी जो क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे पिछले 12-13 महीने का करंट अफेयर्स, तो अनिवार्यता के सिद्धांत को लेकर के काफी सारी जो है चर्चाएं हुई हैं, और उसी करंट अफेयर्स को उठा करके यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया गया। और ये काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन कभी भी इससे बनाए जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का एक मुद्दा जिस पर ये क्वेश्चन आधारित है, देख लेते हैं। अनिवार्यता का सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अनिवार्यता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहां पर आपको 2 कथन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए कूट में से सही कथन का चयन करें। ठीक है ना, तो कौन सा कथन जो है आपका यहां पर सही है, देख लेते हैं।
पहला कथन क्या है कि अनिवार्यता का सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने 1954 में सिरूर मठ मामले में निर्धारित किया था। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो अनिवार्यता का सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है, उसका जो उपयोग है, सबसे पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो 7 जजेस की संवैधानिक पीठ थी उसने क्या किया, 1954 में जो सिरूर मठ का जो मामला था उसको निर्धारित करने के लिए अनिवार्यता के सिद्धांत का उपयोग किया। ठीक है, तो ये जो है साफ साफ है कि जो कथन है बिल्कुल क्या है आपका सही है कि अनिवार्यता के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने 1954 में सिरूर मठ का जो मामला था उसमें जो है निर्धारित किया था। बिल्कुल सही कथन है। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, इस सिद्धांत को न्यायालय द्वारा केवल ऐसी धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के लिए विकसित किया गया जो धर्म के लिए आवश्यक और अभिन्न हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अनिवार्यता का सिद्धांत क्या कहता है, कुछ ऐसी धार्मिक प्रथाएं हैं जो धर्म के लिए आवश्यक हैं, उनको बचाना जरूरी है, उनको संरक्षित किया जाना जरूरी है। और कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जो धर्म के लिए जरूरी नहीं है, जो कभी जोड़ दी गई है ना। तो यहाँ पर क्या जो सिद्धांत ये साफ साफ कहता है कि ऐसी धार्मिक प्रथाओं की रक्षा जरूर करनी चाहिए जो धर्म के लिए क्या है, आवश्यक हैं और उनसे अलग नहीं की जा सकती, उनके लिए अभिन्न हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि कौन सी प्रथाएं धर्म में शुरुआत से थी, यानी कि वो उसके लिए जरूरी हैं और अभिन्न हैं, और कौन सी ऐसी प्रथाएं हैं जो आगे चल करके उसमें ऐड कर दी गई, जिसको हटा दिया जाएगा तो धर्म को कोई नुकसान नहीं होगा, ये उसके लिए अनिवार्य नहीं है। तो आप देखोगे कि जब भी इस तरह के मामले आते हैं और वहाँ पर जब ये डिसाइड करना होता है कि कोई जो संस्कार है या फिर कोई जो चीज़ है क्या वो धर्म के लिए अनिवार्य है या फिर उसका भिन्न हिस्सा है, तो वहाँ पर जो है अनिवार्यता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? हमारे न्यायालयों के द्वारा। तो जो अनिवार्यता का सिद्धांत वो यही कहता है ना कि ऐसी धार्मिक प्रथाएं जो धर्म के लिए आवश्यक और अभिन्न हैं, उन्हें जो है जरूर रक्षित किया जाना चाहिए, उनकी रक्षा जरूर की जानी चाहिए। लेकिन जो नहीं है उन्हें हटाने में, और जो नहीं है और हमारे संवैधानिक जो प्रथाएं हैं उससे मेल भी नहीं खाते, उनको जरूर हटाना चाहिए। और ये सब बहुत सारा केसेस है जहां पर जो है इसका उपयोग किया गया। ठीक है, तो सबरीमाला केस था, बहुत सारा ऐसा केसेस हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दूसरा कथन भी क्या है, यहाँ पर सही है। दोनों कथन सही हैं, इसीलिए जो है आज का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दोनों के दोनों कथन सही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अनिवार्यता के सिद्धांत को एक बार जरूर से रिवाइज करके एग्जाम में जाना है। अगर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहां पर जो है अनुच्छेद 32 उसको लेकर के एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, या फिर जो रिट वगैरह है उसको लेकर के जो है क्वेश्चन मैंने बनाया, क्योंकि यहां से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल किए गए रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 में साफ साफ ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है संवैधानिक उपचार, यानी कि उससे लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो ये उसके पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में रिट जो है जारी करने के लिए एक पिटीशन फाइल कर सकता है। और जब ऐसी याचिका जो है उच्चतम न्यायालय के पास आएगी तो वो जो है इसकी सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि पहला कथन पूरी तरीके से क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 32 रिट का जो पावर है वो उच्चतम न्यायालय को देता है, और जो अनुच्छेद 226 है वो रिट निकालने का पावर जो है उच्च न्यायालय को देता है। लेकिन अनुच्छेद 32 में ये साफ साफ क्लियर किया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है ऐसे मामलों को सुनवाई करने से इनकार नहीं कर सकता। और
लेकिन अनुच्छेद जब हम 226 की बात करते हैं तो वहां पर इस तरह की कोई भी जो है अनिवार्यता जो है उच्च न्यायालय पर पेश नहीं की गई है। तो ये जो कहना है ना कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट की सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना है ना किसी याचिका को संवैधानिक रूप से जो है अनिवार्य नहीं है, संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, ऐसे वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड का यूज किया गया संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। संवैधानिक रूप से अनिवार्य किसके लिए है? उच्चतम न्यायालय के लिए। तो बिल्कुल ये कथन क्या है यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है? उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है। आप देखोगे जब हम पढ़ते हैं, कंपैरिजन करते हैं, रिट निकालने की शक्ति किसकी? उच्चतम न्यायालय की। और रिट निकालने की शक्ति किसकी? उच्च न्यायालय की। दोनों में कंपैरिजन में क्या हम देखते हैं कि जो रिट निकालने की शक्ति है उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, उसका दायरा काफी बड़ा है। मतलब कि ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामले में, हनन के मामले में भी वो रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी वो रिट जारी कर सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में ही रिट की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो दायरा बड़ा किसका होता है? उच्च न्यायालय का। तो यहां पर यह कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। केवल मौलिक अधिकार नहीं बल्कि अन्य मामलों में भी वो क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। कौन? हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। यानी कि तीसरा कथन यहां पर क्या है? गलत है। और इसीलिए आंसर क्या निकल के आ रहा है क्वेश्चन 11 का? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 और 2। तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग जरूर क्या करेंगे? रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। हम रिट की बात कर रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन जो है मैंने रिट से बना दिया है, क्योंकि आपको जो है रिट को पढ़ करके अच्छे तरीके से जाना एग्जाम में। और जो अलग अलग प्रकार के रिट होते हैं वहां से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ही है ना। तो उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में दी गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। आप देखोगे कि पहला यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन क्या है? सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। सशरीर उपस्थित होना, टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना। सशरीर उपस्थित होना बिल्कुल सही है। जब हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं और जब ऐसा रिट किसी के खिलाफ जारी किया जाता है, अगर आपने किसी व्यक्ति को क्या बना रखा है? अवैध तरीके से अपनी गिरफ्त में रखा है, तो फिर अगर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी हुआ तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट आदेश दे रहा है कि आपने जिसको बंदी बना करके रखा है उसको कोर्ट के सामने क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। यानी कि सशरीर उपस्थित होना, बिल्कुल ये सही कथन है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? इस रिट का उपयोग ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के लिए किया जाता है जिसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है या कैद किया गया है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी आपको कह रहा हूं कि अगर गैर कानूनी रूप से अगर पुलिस ने भी आपको हिरासत में रखा है या फिर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने यहाँ बंधक बना करके रखा है गैर कानूनी तरीके से, तो यहाँ पर जो है ऐसे मामलों में इस रिट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट का क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें। तो दूसरा भी यहाँ पर क्या है? सही है। तीसरा देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो जो सरकारी प्राधिकरण जैसे पुलिस वगैरह है उसके खिलाफ भी जारी की जा सकती है, और इसके अलावा जो प्राइवेट व्यक्ति हैं यानी कि जो व्यक्तिगत लोग हैं उनके खिलाफ भी जारी की जा सकती है। जैसे आपने अपने घर में किसी नौकर को बंद करके रखा है, वो आपके घर में काम नहीं करना चाहता, लेकिन जबरदस्ती आपने जो है अपने घर में उसको बंद करके रखा है। आपने जो है किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बना करके रखा है ना, उसकी मर्जी के खिलाफ। तो आप देखोगे कि जो बंधुआ मजदूरी वगैरह प्रथाएं तो खत्म कर दी जा चुकी हैं। अगर आप ऐसा काम करते हैं, किसी को बंदी बना करके रखते हैं गैर कानूनी तरीके से, तो आपको भी ये रिट जारी की जा सकती है
बिल्कुल क्या है, सही है। 3 कथन तो यहाँ पर सही है, ठीक है ना। और 3 कथन सही है तो आप देखोगे कि अगर हम एलिमिनेट एक जो है हमें बी और डी के बीच में क्या करना, आप देखना है कि क्या इसका आंसर होगा। डी क्या है, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत बंदी बनाए गए लोगों के लिए इसका प्रयोग हो सकता है, इसका प्रयोग हो सकता है। देखिए ये कथन गलत है, आप सभी को पता है निवारक नजरबंदी का मतलब क्या होता है कि आपने अपराध नहीं किया है लेकिन अपराध होने की संभावना है, तो आपको क्या किया गया, निवारक नजरबंदी में रखा गया, जिसे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके भाषण से अगर दंगे भड़क सकते हैं, कुछ अवस्था फैल सकती है, तो फिर क्या है, आपको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन अगर पुलिस ने आपको निवारक नजरबंदी में रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायालय जो है क्या करेंगे, आपके खिलाफ, आप जो पुलिस के खिलाफ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी कर देंगे। यहाँ पर न्यायालय ये देखेगा कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने क्या किया, किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में उसने रखा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसका प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है ना। निवारक नजरबंदी एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया है ना, जिसके आधार पर पुलिस वगैरह क्या करती है, किसी को हाउस अरेस्ट वगैरह या फिर नजरबंद करके रखती हैं ताकि वो आगे चल करके कोई अपराध ना कर सके। ये तो कानूनी चीज है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं कर सकता है, कौन, न्यायालय। तो ये कथन क्या है, गलत है, और इसीलिए आप देखोगे आंसर क्या निकल के आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो फंडामेंटल राइट में आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, काफी बड़ा चैप्टर है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो और फंडामेंटल ड्यूटी है, और उसके पहले के चैप्टर में जो बेसिक चीजें हैं हमारे संविधान की, वहां से 1 से 2-3 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट के उद्देश्यों में या फंड डीपीएसपी को मिला करके काफी सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो हम लोग देखेंगे आगे चल के डीपीएसपी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर क्या निकल के आया आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, एक और रिट का क्वेश्चन जो परमादेश जुड़ा हुआ है ना, मैंडमस। तो देख लेते हैं कि परमादेश के बारे में दी गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट है, क्योंकि आजकल जो है इलेक्शन का टाइम है, और कहीं ना कहीं जो हमारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो काम सही तरीके से कर रही है नहीं कर रही है, उस मामले में जो है ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग करते हुए देखने को हम लोग मिलता है। तो यहाँ पर भी 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है सही कूट का चयन कीजिए। अब देख लेते हैं कि परमादेश क्या कहा जा रहा है कि यह न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है ना, निर्देशित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे परमादेश, अगर कोई सार्वजनिक प्राधिकरण है, जैसे इलेक्शन कमीशन ही है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई और सार्वजनिक प्राधिकरण, वो अगर अपना मैंडेटरी वर्क सही तरीके से नहीं कर पा रहा है और इसके कारण आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो हो सकता है कि जो न्यायालय है वो क्या करे, उस सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ परमादेश का रिट जारी करे और उससे पूछ ले कि आप अपने कर्तव्यों को, जो कानूनी कर्तव्य है, उसका पालन आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, यदि कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद है तो सर्वोच्च न्यायालय इस रिट को जारी करने से मना कर सकता है। देखिए, कहा जाता है कि जो परमादेश का रिट है वो विवेकाधीन रिट है। किसके लिए? न्यायालयों के लिए। विवेकाधीन किस मामले में? देखिए, परमादेश का जो रिट है वो बहुत जल्दी जो है कोर्ट जारी नहीं करता। कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद है, मतलब कि देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई सार्वजनिक प्राधिकरण है, उसके खिलाफ आप गए, आपने कहा कि इसके कारण हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, ये अपना जो है कानूनी कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभा रहा है। हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम होगी, है ना, कुछ प्रॉब्लम और हो सकती है। तो अगर मान लीजिए कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद होता है जब सर्वोच्च न्यायालय के पास, न्यायालयों के पास, तो वो डायरेक्टली इस रिट का उपयोग करने से बचते हैं। वो किसी और तरीके से जो है उस सार्वजनिक प्राधिकरण को ये एहसास कराने का प्रयास कर सकते हैं कि वो अपने कानूनी कर्तव्यों का क्या करे, पालन करे। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो अगर मान लीजिए कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद है किसके पास, न्यायालय के पास,
तो वो जो है क्या कर सकते हैं, इस रीट को जारी करने से बिल्कुल मना कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो परमादेश का रीट है वो एक तरीके से न्यायालय के लिए विवेकाधीन है ना। अब वो क्या कर सकते हैं, अपने विवेक से क्या कर सकता है, किसी मामले में इसका उपयोग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बिल्कुल सही कथन है ये, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, अगर लेकिन आपने डिटेल में पढ़ा है इस चीज को तो आपको ये बात पता होगी। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, इसे न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, निगम, न्यायाधिकरण और न्यायालय या सरकार के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो जो लोग जिनके जो सरकारी प्राधिकरण को ही हम क्या कर सकते हैं, इस रिट को जारी कर सकते हैं। किसी प्राइवेट व्यक्ति को जो है ये जारी नहीं किया जा सकता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कथन भी सही है, तीनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो थोड़ा सा जो है ना रीट को आप लोग पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन मैंने रीट के दे दिए हैं एक तरीके से, तो इसलिए दिए, देखिए 2 क्वेश्चन से पूरा रीट तो आपका हम लोग रिवाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला ताकि आप रीट के महत्व को समझें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको एक बार जरूर आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे। चलिए एक और करंट अफेयर्स का टॉपिक जिस पर जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, काफ़ी जो है अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह का जो क्या हुआ मामला आया, उसमें भी आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने अनुपातिकता के सिद्धांत का क्या किया, उपयोग किया, और उसी पर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने डाल रखा है। अनुपातिकता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है ये, अगर आप देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमेशा से इंपॉर्टेंट ये रहा ही रहा है, ठीक है ना। तो क्या सरकार अपनी मनमानी कुछ मामलों में कर सकती है, ये देखने के लिए जो है कहीं ना कहीं इसका उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं दोनों कथनों को। पहला कथन क्या है कि उन मामलों को तय करने के लिए जहां 2 या 2 से अधिक वैध अधिकार टकराते हैं, अनुपातिकता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। अब आप देखो अनुपातिकता का सिद्धांत क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक वैध अधिकार, है ना, अनुपातिकता। तो ये उन मामलों को तय करने के लिए किया जाता है जहां पर 2 या 2 से अधिक वैध अधिकार टकराते हों। एक तरफ अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो एक तरफ तो क्या है, लोगों को जानने का अधिकार है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला, और दूसरी तरफ जो है राइट टू प्राइवेसी है ना, राइट टू प्राइवेसी है कि भाई जो चंदा दे रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसके व्यक्तिगत जानकारी हम आपको क्यों दे, वो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो 2 अधिकार यहाँ पे टकरा रहे ना, एक तरीके से क्या है, आपका जो जानने का अधिकार टकरा रहा है किससे, जो आपके सूचना के अधिकार से कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी निजता का जो अधिकार है वो टकरा रहा है किससे, आपके जानने के अधिकार से। तो जब यहाँ पर दोनों वैध अधिकार टकरा रहे हैं तो कौन सा अधिकार को आप ज़्यादा ऊपर रखोगे, मान्यता दोगे, ये तय करने के लिए जो है अनुपातिकता का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ये क्या है, सही बात है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला कथन क्या है आपका, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, अनुपातिकता का सिद्धांत के अनुसार वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक उपाय आवश्यकता से अधिक कठोर नहीं होने चाहिए। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड का ही क्या करें, अगर जजमेंट को देखें तो सरकार ने कहा हमने जो है लोगों के व्यक्तिगत जानकारी को इसलिए छुपाया क्योंकि अगर हम ये व्यक्तिगत जानकारी देंगे तो अगर ऐसी पार्टी की सरकार आती है जिसको उस व्यक्ति ने चंदा नहीं दिया तो सरकार में आने के बाद उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, तंग कर सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, ठीक है ना, ये चीजें। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं, मान लीजिए अनुपातिकता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर मान लीजिए सरकार कुछ वांछित परिणाम, मतलब किसी खास परिणाम को प्राप्त करना चाहती है और उसके लिए अगर उन्होंने कोई सार्वजनिक उपाय किए हैं, जैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड का एक नियम आया, तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आप परिणाम चाहते हैं और उस परिणाम को पाने के लिए जितना किए जाने की आवश्यकता थी, कहीं उससे अधिक तो आपने नहीं कर दिया।
तो आपने क्या बनाया, लोगों की व्यक्तिगत जानकारी नहीं चली जाए उसके एवज में आपने क्या किया, पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सिस्टम था उसी को क्या बना दिया, अपारदर्शी। तो कहीं ना कहीं जो है अवांछित परिणाम की जो आप बातें कर रहे हैं, जो रिजल्ट की आप बातें कर रहे हैं, उसके एवज में आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपका जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पूरा स्कीम है वो अपने आप में ही पूरा का पूरा स्कीम को ही क्या बना दे रहा है, एक तरीके से अपारदर्शी। तो यहाँ पर जो है अनुपातिकता का सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार क्या है, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अगर सरकार कोई प्रशासनिक उपाय कर रही है तो वो आवश्यकता से अधिक कठोर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ 14 का आंसर क्या निकल के आया, 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही है। लेकिन याद रखिएगा अनुपातिकता का सिद्धांत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के एग्जाम में आए चाहे अगले एग्जाम में आए, हमेशा जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो अनुपातिकता का सिद्धांत अभी अभी जो है करंट अफेयर्स में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको एक बार जरूर आप लोग क्लियर करके जाएंगे और इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट भी आपके सामने रखा क्लियर करने के लिए इसको। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी जो है अनुपातिकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है तो वो कैसे जो है ये देखा जाएगा कि वो कार्रवाई जो है सही है या गलत है। तो यहाँ पर इसी आधार पर एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अनुपातिकता का परीक्षण किस आधार पर किया जाता है। यहाँ पर आपको 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही कूट का क्या करना है, चयन करना है। तो आप देख लेते हैं, पहला क्या है, कानूनी कार्रवाई कानून द्वारा स्वीकृत हो। तो बिल्कुल अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है, फिर सरकार ने कोई कार्रवाई की है तो वो क्या है, कानून द्वारा क्या होनी चाहिए, स्वीकृत होनी चाहिए। पहला तो ये देखेगा न्यायालय। दूसरा क्या है कि किसी वैध उद्देश्य के लिए कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए। तो बिल्कुल कोई वैध उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, ये भी है। तीसरा क्या है, ऐसे हस्तक्षेप की सीमा ऐसे हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर यह भी देखेगी सरकार कि कितना हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी और आपने कितना हस्तक्षेप किया, वही अनुपातिकता का सिद्धांत है, ठीक है ना। चौथा क्या है, इस तरह के हस्तक्षेप के दुरुपयोग के खिलाफ जो है प्रक्रियात्मक गारंटी होनी चाहिए। मतलब जो आप कार्रवाई कर रहे हैं उसमें जो है जो हस्तक्षेप आपने किया है, हो सकता है कि उसका दुरुपयोग किया जाए सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा। तो अगर दुरुपयोग किया जाता है तो आप कैसे उसको ठीक करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तो इन 4 आधारों पर जो है अनुपातिकता का परीक्षण जो है न्यायालयों के द्वारा किया जाता है किसी भी चीज को वैध और अवैध घोषित करने के लिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से क्या किया, अनुपातिकता का परीक्षण किया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का और पाया कि कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है ये 4 चरणों पर जो 4 जो आधार हैं जिसके आधार पर परीक्षण किया जाता है, इसमें वो कहीं पर भी टिकता नहीं है, फेल हो रहा है। और इसलिए आप देखोगे इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये 4 बातों को देखा जाता है अनुपातिकता के परीक्षण में। तो यहाँ पर चारों के चारों जो हैं सही हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा अनुपातिकता का सिद्धांत क्या होता है और अनुपातिकता का जो परीक्षण जो है वो किन आधारों पर किया जाता है, थोड़ा सा इसको जरूर आप लोग एक बार रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 9वीं अनुसूची एक ऐसा विषय है जिससे बार बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए भी हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन आपके लिए आपका सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल 9वीं अनुसूची आप सभी जानते हैं, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को भी क्या किया गया था, ऐड किया गया था हमारे संविधान में। और जो जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए जो कानून वगैरह बनाए गए थे उसको क्या किया गया था, डाला गया था कहाँ पर, 9वीं अनुसूची में। और फिलहाल अगर आप देखोगे तो 9वीं अनुसूची में फिलहाल जो है
284 से अधिक जो है अधिनियम या फिर विनियम जो है इसमें शामिल किया है सरकार ने। तो सरकार क्या कर सकती है, कोई भी जो नियम और जो अधिनियम जो है वो संसद से अगर वो पास करती है तो वो इसमें क्या कर सकती है, इसको डाल सकती है। तो बिल्कुल अगर आप देखोगे तो पहला कथन क्या है आपके लिए सही है, यानी कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को क्या कर सकती है, 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ये उसके पास तो अधिकार है ही। और यही मैंने बताया कि शुरुआत में इसमें 13 कानून जोड़े गए थे और अभी कितने कानून हैं, तो 284 कानून इसमें हैं, यानी कि समय समय पर सरकारों ने इसके अंदर जो है क्या किया गया है, कानून विशेष को इसके अंतर्गत डाला है। तो पहला कथन यहाँ पर क्या है, सही है। दूसरे कथन को देख लेते हैं। दूसरा कथन क्या है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर किसी कानून को जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो यहाँ पर न्यायालय जो है इसका जो है कोई भी जो परीक्षण है, जो न्यायिक परीक्षण है वो नहीं कर सकते कि वो संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक। देखिए शुरुआत में ये जरूर माना जाता था, लेकिन आप देखोगे कि एक तो केशवानंद भारती का केस हुआ जिसमें साफ साफ कहा गया कि कोई भी कानून जो है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान के बुनियादी तत्व हैं अगर उनके खिलाफ है तो उनकी जांच की जा सकती है, ठीक है ना, और उनको निरस्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि जो 9वीं अनुसूची है उसी से जुड़ा हुआ है। केस क्या है, IR कोले बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला। और यहाँ पर जो है साफ साफ कहा गया कि आप देखिएगा कि केशवानंद भारती यहाँ पर ये कहा गया कि अगर कोई भी कानून जो है वो 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है, डाला गया है, तो यहाँ पर जो है न्यायालय के द्वारा इस बात पर जरूर उस कानून का परीक्षण किया जा सकता है कि क्या वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं जाता। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है तो फिर उसे भी शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये कहना कि 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून सरकार अगर डालेगी उसकी वैधता का परीक्षण नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। तो इस केस के बाद से जो है आप देखोगे संविधान का जो मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर क्या की जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। ये बात जो स्वीकार किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, किस मामले में, IR कोले बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में। तो याद रखिएगा यहाँ पर दूसरा कथन जो है वो गलत है, पहला कथन सही है, इसलिए आंसर क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन क्या है यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। टोटल जो है 25 क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, चर्चा करने हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं DPSP को। अच्छा, 9वीं अनुसूची को भी आप जरूर एक बार देख करके जाएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वहाँ पर UPSC ने इस पर बनाए हैं प्रीलिम्स में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके बारे में दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं क्या है। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, बिल्कुल सही है। भाग 3 फंडामेंटल राइट, भाग 4 क्या है आपका, DPSP, है ना, तो बिल्कुल सही है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पर है, भाग 4 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय हैं क्योंकि उल्लंघन होने पर उन्हें अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। देखिए, जब हम, आपने ही पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में डिफरेंसेस, और हमने मेन डिफरेंस क्या पढ़ा कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अदालतों द्वारा जो है इनको जो है कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, जबकि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। यानी कि अगर आपका इसका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप क्या है, संवैधानिक उपचारों का आपके पास अधिकार है, आप न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय को ये पाया गया न्यायालय के द्वारा कि हाँ आपके सार्वजनिक मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो सुनिश्चित करेगा कि आपको ये मूल अधिकार मिले।
तो मूल अधिकार परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन जो राज्य के नीति तत्व हैं वो क्या है, अपरिवर्तनीय होते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, वो गलत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 को। क्या है ये, इस तरह के दिशा निर्देश भारत सरकार अधिनियम 1935 में निर्देश के रूप में प्रदान किए गए थे। तो बिल्कुल सही बात है ना। तो आप देखोगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो एक वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है, उसी तरह के कुछ तत्व जो है आपको देखने को मिलेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी। तो थोड़ा बहुत जो है वहाँ पर भी आपको सिद्धांतों के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो तीसरा कथन क्या है, सही है, दूसरा कथन क्या है, गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर केवल 2 कथन क्या है, सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग रिवाइज करेंगे और डीपीएसपी को भी रिवाइज करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, काफी आसान क्वेश्चन आ जाते हैं डीपीएसपी से, जिस पर आप मार्क्स वहां पर तुरंत उठा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को भी, जो कि डीपीएसपी से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार किस श्रेणी के लोग मुफ्त कानूनी सेवाओं के हकदार होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है वो अपने आप में जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये क्या करता है, भारत में वैसे कौन से लोग होंगे जिनको सरकार के द्वारा मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान की जाएगी, उसके बारे में ये क्राइटेरिया तय करता है। और यहाँ पर आपको देखोगे 5 जो है पॉइंट दिए गए हैं और सही विकल्प आपको क्या करना है, चुनना है। पहला क्या है, मानव तस्करी का शिकार लोग। दूसरा क्या है, मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्ति। तीसरा क्या है, न्यायालय की अवमानना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, चौथा क्या है, आपदा, जाति हिंसा, बाढ़, सूखा। और 5वां क्या है, ऐसे लोग जिन्हें अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत सुरक्षात्मक घर में हिरासत में रखा गया हो। तो थोड़ा सा आपको ये रिवाइज करके जाना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जो 39A है, अनुच्छेद 39A है, जिसको कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, ऐड किया गया था डीपीएसपी में। और क्या कहा गया था कि राज्य क्या करेगा, समान न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। और कहीं ना कहीं इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे चल करके कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो है लाया गया। और इसमें इस बात की चर्चा है, इसकी धारा 12 में जो है इस बात की चर्चा की गई है कि आखिर कौन से लोगों को जो है मुफ्त जो है कानूनी सेवा प्रदान की जाएगी, कौन से लोग जो है वो मुफ्त कानूनी सेवा के क्या होंगे, हकदार होंगे। और वहां पर आप देखोगे क्या बोला गया, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। दूसरा क्या है, मानव तस्करी का शिकार लोग या भिखारी वगैरह जो लोग होते हैं उनके लिए। मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान की जाएगी। फिर क्या कहा गया कि ऐसे लोग जो सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि या फिर औद्योगिक आपदा के शिकार लोग हैं, उनको जो है मुफ्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। एक औद्योगिक कार्यकर्ता को जो है मुफ्त जो है कानूनी सहायता प्रदान की जाइए। या फिर ऐसे लोग, जैसे यहाँ पर कहा गया अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत उन्हें जो है हिरासत में लिया गया और जिन्हें जो है सुधार के लिए जो है सुरक्षात्मक घर में हिरासत में रखा गया है। या फिर किशोर न्याय अधिनियम 1986 के तहत किसी किशोर को जो है किशोर गृह में रखा गया है। या फिर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के तहत किसी मनोरोगी को जो है मनोरोगी अस्पताल में हिरासत में रखा गया है। तो ऐसे लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं, मुफ्त कानूनी सहायता दे सकते हैं। इसके अलावा सरकारें निर्धारित कर सकती हैं कि एक आय से कम कमाने वाले लोगों को भी कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता दी जा सकती है। ये क्राइटेरिया है जो कि कहा गया है। अब यहाँ पर क्या नहीं है, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर कहा गया था न्यायालय की अवमानना। याद रखिएगा, जो व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है उसे जो है आप मुफ्त कानूनी सहायता देंगे क्या, नहीं, ये अपवाद है ना, इनको नहीं मिल सकती, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, चाहे वो SC ST ही क्यों ना हो।
तो न्यायालय की अगर अवमानना का मामला है तो यहाँ पर सरकार आपको मुफ्त कानूनी सहायता नहीं देने वाली, यानी कि 3 यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। तो एलिमिनेट करना शुरू करो, ठीक है ना। ये भी हो गया और आंसर क्या निकल के आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4 एंड 5। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, कानूनी सेवा प्राधिकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो एक बार जरूर इसको क्या करेंगे आप, रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है। इस 1 महीने में आप क्या कर सकते हैं, आपको यही बताया जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से भारतीय राज्य व्यवस्था में खास करके जिसको आपको जरूर जो है देख करके एग्जाम में जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कानूनी सेवा प्राधिकरण को भी आप जरूर एक बार रिवाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन डीपीएसपी से ही जुड़ा हुआ, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में दी कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सुमेलित है। एक तरफ क्या है, अनुच्छेद दिए गए हैं और एक तरफ क्या दिए गए हैं, सिद्धांत, ठीक। और हमें पता करना है कि कौन सा सिद्धांत क्या है, सुमेलित है। देख लेते हैं। अनुच्छेद 37 उसके सामने रखा गया है कि ये न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय है। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे अभी हमने देखा था ना कि जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो क्या है, अपरिवर्तनीय होते हैं। और ये बात खुद कहाँ पे लिखी गई है, अनुच्छेद 37 में। बिल्कुल ये क्या है, सुमेलित है। अनुच्छेद 30A क्या है, उसके सामने लिखा गया है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अभी अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो अनुच्छेद 39A है वो जो है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने को लेकर के है। ऑब्वियसली जो ये जो है वो सुमेलित नहीं है, ये 39A वाला है, ठीक है ना। 39A के सामने क्या रखा गया है, आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानताओं को कम करना। एक्चुअली में ये कहाँ है, आपका 38 में है, याद रखिएगा। जो अनुच्छेद 38 है वो क्या बात करता है, न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, आर्थिक न्याय की बात करता है, असमानताओं को दूर करने की बात करता है। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में जो भी लोगों के बीच में असमानताएं हैं उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है, ना कि 39A में। तो ये भी क्या है, आपका सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 44 बताने की आवश्यकता नहीं है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी कि ये क्या है, आपका सुमेलित है। यानी कि 2 कथन यहाँ पर क्या है, सुमेलित हैं, बाकी सुमेलित नहीं है। आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। 2 कथन यहाँ पर क्या है, सुमेलित है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीपीएसपी के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन से सिद्धांत वहां पर है, उनको भी आप क्या करेंगे, जरूर देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित है, फिर से एक बार मैंने रखा है। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि डीपीएसपी के व्याख्या के लिए आपको जानना बहुत ही जरूरी है, उसको मैंने रखा है। तो एक तरफ क्या है, न्यायिक मामले और दूसरी तरफ है न्यायिक निर्देश, और आपको बताना है कि कौन से जो है यहाँ पर पॉइंट क्या है, एक दूसरे से सुमेलित है। तो देख लेते हैं इसको भी। और ये इसलिए रखा है क्योंकि आपको ये पता भी चल सके, कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको पता हो कि हाँ इन टॉपिक्स पर जो है हमको जरूर फोकस करना है पिछले जो आने वाले 1 महीने हैं उसमें। तो पहला क्या है, चपक्कम द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य का मामला। अच्छा, यहाँ पर सामने में रखा गया है कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकारों को अधिमानता दी जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है, चपक्कम द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य का जो मामला है। और आप देखोगे इसमें कि जो ये मामला हुआ था चपक्कम द्वैराजन वाला, उसमें जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, यानी कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में अगर टकराव होगा तो वो किसको अधिमानता देंगे, यानी किसको ऊपर रखेंगे, वो रक्षा करेंगे किसकी, मौलिक अधिकारों की, उसको जो है वो ज़्यादा तवज्जो देंगे।
तो ये बात जो है कही गई थी। मैंने क्या कहा, डीपीएसपी की व्याख्या को समझने के लिए कुछ न्यायिक निर्णय बहुत ही जरूरी हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्या है, सुमेलित है। तो चक्कम दोइराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में टकराव होता है तो वो किसको अधिमानता देंगे, यानी किसको ऊपर रखेंगे, तो फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकारों को। बिल्कुल ये क्या है, सुमेलित है। दूसरा क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला। उसके सामने क्या लिखा गया है, निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था उसमें ये साफ साफ कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि संसद जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन नहीं कर सकती है ना, संशोधन नहीं कर सकती। ये बात जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा गया, यही बात यहाँ पर भी लिखी गई है। ये भी क्या है, एक तरीके से क्या है, सुमेलित है। तीसरा कथन क्या है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि इस लड़ाई को खत्म करता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसको ऊपर रखा जाना चाहिए, किसको नीचे रखा जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है आप मिनर्वा मिल्स का जो केस था उसके सामने क्या रखा गया है, क्या लिखा गया है कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर की गई है। बिल्कुल सही बात है। मिनर्वा मिल्स के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बात को कहा कि देखिए ये जो लड़ाई होती है कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऊपर हैं कि फंडामेंटल राइट ऊपर हैं, ये एक्चुअली ये लड़ाई है ही नहीं। अगर आप देखोगे तो हमारे संविधान की जो स्थापना है वो भाग 3 और भाग 4 के संतुलन पर आधारित है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कौन, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। कोई ना किसी से बड़ा है, कोई ना किसी से छोटा है, दोनों की आधारशिला पर ही हमारे संविधान की रचना की गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो तीसरा कथन है वो भी क्या है, सुमेलित है। लेकिन मैंने क्या कहा कि इनको देने के पीछे एक रीजन है कि आप इन केसेस को क्या करें, जरूर रिवाइज कर लें, है ना। ये कॉन्सेप्ट होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन क्या है, सुमेलित हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए 3-4 क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। लिविंग विल का जो मुद्दा है वो काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, लिविंग विल, है ना। तो लिविंग विल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन, लिविंग विल एक दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह भविष्य में गंभीर बीमारी की हालत में किस तरह का इलाज कराना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। तो लिविंग विल एक दस्तावेज है, आप सभी जानते हैं, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि जब आपका कंडीशन ऐसा होगा कि आप बहुत बीमार हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, तो किस तरीके से आपका इलाज होगा या नहीं होगा। तो लिविंग विल आप बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के पास लिविंग विल नहीं है तो उसके परिवार के सदस्य निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं। ये बात भी जो है आप देखोगे कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, हमारे देश में जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जो है एक तरीके से वैध करार दिया था। तो अगर आपके पास लिविंग विल नहीं है और आपकी स्थिति ऐसी है कि आपकी बीमारी लाइलाज है, आप ठीक नहीं हो सकते, आप कोमा की स्थिति में पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपके परिवार के सदस्य क्या कर सकते हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मांगने के लिए, अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं। बिल्कुल ये सही कथन है, यानी कि ये कथन भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। तो लिविंग विल पिछले अगर हम 12 महीनों की बात करें काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो थोड़ा सा लिविंग विल को भी एक बार जरूर देख लेंगे, ओवरव्यू आप लेकर के जरूर रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अब एक मौलिक कर्तव्यों का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों को मिलाकर के एक साथ पढ़ना है,
कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर निकलेगा और आप देख लेना इस एग्जाम में भी क्वेश्चन निकलना ही निकलना है। अब संख्या अलग हो सकती है, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन निकले, हो सकता है 1 क्वेश्चन निकले या फिर 3 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 को, क्या है? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान महत्वपूर्ण नहीं है। अब बताइए, महत्वपूर्ण नहीं है, अब है या नहीं, ये कौन तय करेगा? यहां पर आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि संविधान को सही तरीके से पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी स्टूडेंट के लिए तो और भी। एम्स छात्र संघ बनाम, है ना, बनाम जो केंद्र है उसका जो मामला है, ठीक है ना, एम्स छात्र संघ बनाम एम्स का जो मामला है, और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों के समान ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो एम्स छात्र संघ बनाम एम्स का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसकी व्याख्या की और कहा कि जो मौलिक कर्तव्य है उनका ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डीपीएसपी उससे कम है और उससे कम भी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हम लोग मान के चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मौलिक कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर क्या कहा गया कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाता है आपका गलत। दूसरा कथन क्या है कि मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर कानून द्वारा, मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर कानून द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध की तर्क संगतता का परीक्षण करने में नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा है क्या? अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर का, और यहाँ पर आप देखोगे यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देखिए इंपॉर्टेंट है जो आप अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी की और जो फंडामेंटल ड्यूटी की, तो अगर आप देखोगे कि इन दोनों के महत्व को जो है इसमें समझाया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्या कहा गया कि मान लीजिए कोई ऐसा नियम और कानून बनाया जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करते हों, क्या वो तर्क संगत है या नहीं है, क्या वो उचित है या अनुचित है, इस बात की जांच करने में न्यायालय जो है क्या करते हैं, डीपीएसपी यानी कि निर्देशक सिद्धांत और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों को जो है देखते हैं, और उसके आधार पर हम ये जांच कर सकते हैं कि क्या जो सरकार का कानून है वो फंडामेंटल राइट पर जो प्रतिबंध लगा रहा है वो तर्क संगत प्रतिबंध है या नहीं। तो ये जांच करने के लिए कि क्या, देखिए मैंने कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय कहा जाए, न्यायालय जो है तर्क संगतता की जांच कर सकता है। तो किस आधार पर न्यायालय जांच करेगा, उसके पास भी तो कुछ आधार होने चाहिए, और इसी मामले में जो है साफ साफ कहा गया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी का भी महत्व है, और जब भी किसी कानूनी की तर्क संगतता, मान लीजिए मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर अगर कानून द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो प्रतिबंध तर्क संगत है कि नहीं, उचित है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो नीति सिद्धांत हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको आधार बना सकते हैं। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन सही है, यानी कि आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, दूसरा कथन क्या है यहाँ पर सही है। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। छठी अनुसूची जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी छठी अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं लद्दाख का इशू भी अभी चल रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है छठी अनुसूची, वहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। देख लेते हैं चारों कथनों को, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला कथन क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के गठन के लिए प्रावधान करती है। बिल्कुल सही बात है। जो छठी अनुसूची में जो राज्यों के नाम लिखे गए हैं, 4 राज्यों के नाम है ना, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर जो है क्या किया जा सकता है, जो स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो ये बात अनुच्छेद 44 के दूसरे हिस्से में लिखा गया है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना। दूसरा कथन क्या है, स्वायत्त जिला परिषदों के पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है। बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हैं कि जो स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स पर क्या कर सकती हैं, नियम और कानून बना सकती हैं। तो ये जो कहना
कि उनके पास कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्ताएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, आप सभी जानते होंगे जो लोग भी सीरियसली इस एग्जाम को देना चाहते हैं इस बार। तीसरा कथन क्या है कि जो स्वायत्त जिला परिषद में 5 साल की अवधि के साथ अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे तो जो जिला परिषदें बनाई जाती है उसमें कहा जाता है कि 30 सदस्य उसमें होंगे, ठीक है ना, जिनकी कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्षों का होगा, और इसमें से 4 जो है राज्यपाल के द्वारा और 26 क्या होंगे, वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ये कथन भी क्या है, सही है। चौथा क्या है, असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद 40 से अधिक सदस्यों के साथ एक अपवाद है। ये भी कथन यहाँ पर सही, याद रखिएगा कि जो मैंने आपको कहा कि प्रत्येक जिला परिषद में 30 सदस्य हो सकते हैं, इसका एक अपवाद भी है। और अपवाद क्या है, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, जहां पर जो सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, 46, जिसमें से 40 क्या होते हैं, निर्वाचित। तो ये एक क्या है, इस नियम का अपवाद है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया रिवाइज। तो छठी अनुसूची अपने आप में ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स में। इसको हम जोड़ रहे हैं किससे, अपने सब्जेक्ट से। तो इसको जरूर बना करके जाइएगा। चारों के चारों कथन सही है। आंसर क्या होगा, सभी कथन क्या है यहाँ पर सही है। तो देख लेते हैं आकर के अपने 24th क्वेश्चन को। और 24th क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं अनुसूचित क्षेत्र से ही है। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देख करके आप जाएंगे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर क्या है, सही है। तो देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, संविधान किसी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित किया गया हो। बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही किसी क्षेत्र को क्या अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन क्या है कि राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी भी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बदल, बढ़ा या घटा सकता है। बिल्कुल ये शक्ति भी है। तीसरा क्या है, यह तय करने की शक्ति की कोई केंद्रीय या राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होगा या नहीं राष्ट्रपति के पास होता है। ये कथन गलत है। ये होता है किसके पास, राज्यपाल के पास जो है क्या होता है, ये अधिकार होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो तीसरा कथन यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत। और इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा कथन सही। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र और छठी अनुसूची अपने आप में ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और क्वेश्चन जो जनजातियों जुड़ा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स में काफी चल रहा है, ठीक है ना, और इसको भी आप जरूर देख करके एग्जाम में जाएंगे। क्या है, अनुसूचित जनजाति के रूप में एक समुदाय के विनिर्देशन के लिए वर्तमान में अपनाए जाने वाले मानदंड क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने यूपीएससी में प्रीलिम्स में पहले भी देखे होंगे, ठीक है ना, और लेकिन ये फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ पर 5 जो है आपको पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर आप देखोगे क्या है, आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, चौथा क्या है, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम और पिछड़ापन। ये चारों के चारों क्राइटेरिया जो है क्या है, यहाँ पर सही है, जिसके आधार पर किसी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है आप क्या कर सकते हैं, शामिल उसमें कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है 25th का आंसर क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के अगर हम देखें तो अंतिम के जो 3-4 क्वेश्चन है वो मैंने करंट अफेयर्स के आधार पर क्या किए हैं, बनाए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थे आज के सत्र का 25 क्वेश्चन आपके सामने। लेकिन ये 25 क्वेश्चन नहीं, ये 25 अलग अलग टॉपिक हैं जो हमने यहाँ पर क्या किया, रिवाइज किया। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैंने क्या कहा था, फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल ड्यूटी, और शुरुआत में जो संवैधानिक जो चीज़ें हैं, जो शुरुआती चीज़ें हैं, उसको आपको क्या करना है, जरूर ध्यान से पढ़ करके जाना। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये सत्र, ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सत्र अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।